भाई गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। चलो भाई, क्लास शुरू करेंगे आज की। और आज क्लास डेमो नंबर 2 है। आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे भाई। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से जो भी बच्चे हैं उन सभी को आ जाने देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था, तो 5 मिनट का टाइम आप लोगों के पास में है। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो जल्दी से पूछ सकते हैं, जल्दी से। फिर क्लास के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। कब तक सिलेबस होगा, वोकैब कब होगा, कॉम्प्रिहेंशन कब होगा, किस टॉपिक में कितनी क्लास होंगी, अगला टॉपिक क्या होगा, पिछला टॉपिक क्या होगा, ऐसी कोई डिस्टरबेंस क्लास के बीच में नहीं चलेगी। ठीक है। ऐसी कोई भी डिस्टरबेंस आपकी क्लास के बीच में नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ क्लास की स्टार्टिंग में ये सब पूछ सकते हैं आप लोग। भाई सिलेबस की फिर से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो फिर से बता देता हूँ भाई। मान के चलिए 6 से 7 महीने आपके सिलेबस में लगेंगे। 6 to 7 months। पहले ही बता रहे हैं, बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं था। 6 से 7 महीने लगेंगे। कारण क्या है सर इतना टाइम लगने का इंग्लिश में भी? कारण ये है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ आपको कराऊंगा। ठीक है। जिसमें ग्रामर भी बहुत अच्छे से होगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छे से होगा कि आपने सोचा ही नहीं है। इस तरीके का कॉम्प्रिहेंशन आपने आज तक नहीं सोचा है, उस तरीके का कॉम्प्रिहेंशन आपको कराया जाएगा। सो बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन आपको कराया जाएगा, चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है। ट्यूसडे से आपकी क्लास की टाइमिंग फिक्स हो जाएगी, तो वो भी चिंता ना करें। ठीक है भाई, 6 से 7 महीने लगेंगे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर 6 से 7 महीने आप जिस जोश के साथ में आज आए हो, जिस जोश के साथ में शुरुआत करी है, अगर इसी जोश के साथ में इसी तरह से आपने 6 से 7 महीने पढ़ाई कर ली, गारंटी दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता है। हर चीज पढ़ाई जाएगी, क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS, पूरी ग्रामर, पूरी वोकैब, हर चीज, रूट वर्ड, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका छुड़वाया जाए। हर एक चीज आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ाई जाएगी। ठीक है। मंडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी कॉम्प्रिहेंशन की भी। ठीक है। मंडे से आपकी कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज ये बेसिक बेसिक बातें कर लेंगे इंग्लिश की क्लास में। इसमें भाई बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ डेमो डेमो बेसिक्स का है। उसके बाद में मंडे से आपका प्रोनाउन का चैप्टर शुरू करेंगे हम। आज जितनी भी बेसिक बातें हमें करनी है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब कर लेंगे। इसके बाद में, इसके जस्ट बाद में फिर हम सीधे पहुंच जाएंगे प्रोनाउन पे, क्योंकि प्रोनाउन में हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो बेसिक पॉइंट आपका आता जाएगा वो चैप्टर के साथ साथ ही कवर करते रहेंगे। जैसे अगर हमें एडजेक्टिव के बेसिक पढ़ने हैं, तो एडजेक्टिव की जब पहली क्लास होगी तो उसमें एडजेक्टिव के बेसिक पढ़ लेंगे। जब एडवर्ब की क्लास होगी तो उसके बेसिक वहां पढ़ लेंगे। कंजंक्शन की क्लास होगी तो उसके बेसिक वहां पढ़ लेंगे। टेंस की क्लास होगी तो उसके बेसिक वहां पढ़ लेंगे। आज बस जो इंट्रोडक्शन की ये क्लास है, इसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीजें, सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जो कि हम बाकी जगह शायद कवर करने से पहले हमें जान लेनी चाहिए, वो चीजें जान लेंगे। और मंडे से आपका प्रोनाउन का चैप्टर शुरू हो जाएगा। मंडे से आपका प्रॉपर सिलेबस शुरू हो जाएगा, सारा डेमो बंद हो जाएगा। मैं खुद विश्वास नहीं रखता हूँ ज़्यादा डेमो देने में। आपके पास में 2 डेमो हैं, जिन बच्चों ने अब तक बैच अगर ना लिया हो तो वो बच्चे देख सकते हैं। मेरी एक ही गारंटी है, अगर जिन बातों को मैंने बताया है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, उन चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ कम हमने करी, एक सिंगल चीज भी अगर हमने कम करी, तो फिर आप हमसे बात कर लेना, पूरे की पूरी फीस आपकी वापस कर दूंगा। जो चीजें मैंने कही हैं उनसे कम नहीं करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई क्या क्या कैसे कैसे कराऊंगा मैं, तो जल्दी से एक बार देखेंगे। देखो भाई,
बैच के बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग याद रखें कि मैंने क्या क्या बातें बताई हैं, और आप भी ना भूलें और हम भी ना भूलें। देखो, सबसे पहले अगर हम पहला सेक्शन अपना देखें तो वो होता है भाई ग्रामर। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रामर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बच्चे। तो ग्रामर की अगर हम बात करेंगे तो भाई ग्रामर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे ये जान लीजिए। सबसे पहले भाई हमारी ग्रामर की हुआ करेंगी क्लासेस। क्लास ग्रामर की प्रॉपर कब से शुरू हो जाएंगी? मंडे से। तो सबसे पहले तो हमारी क्लासेस होंगी। उन क्लासेस में हम दो काम किया करेंगे। क्या क्या करेंगे भाई? सबसे पहले किसी भी चीज की थ्योरी पढ़ा करेंगे, और उस थ्योरी पे बेस्ड आपके एग्जाम्पल्स देंगे और क्वेश्चंस भी देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस वहीं के वहीं जब क्लास चल रही होगी वहीं के वहीं बताते जाएंगे। ठीक है, ये चीज होगी। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है तो आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर में मिलेंगी टाइप वाइज सीट, यानी कि एक एक सीट अलग अलग टाइप वाइज सीट आपको मिल जाएगी। तो सेकंड आपका जो स्टेप होगा वो ये होगा, ये फर्स्ट स्टेप है क्लास का, ये सेकंड स्टेप होगा आपका। ठीक है, टाइप वाइज सीट मिल जाएंगी भाई आपको। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा जब चैप्टर आपका खत्म होता है। जब आपका चैप्टर खत्म होगा तो आपकी चलेंगी प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, हर चैप्टर में आपकी प्रैक्टिस क्लास की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस क्लास आपको मिलेंगी 2 से 3। ठीक है, 2 to 3 क्लासेस हर चैप्टर के बाद होगी भाई ये। ठीक है, आफ्टर एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के बाद। ठीक है, हर चैप्टर के बाद में आपको ये 2 से 3 क्लास देंगे। तीसरा जो स्टेप भाई आपका होगा वो होगा ऑल पीवाई क्यू। ठीक है, आपको ऑल पीवाई क्यू की एक सीट मिलेगी। पीवाई क्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि मिलेंगे आपको विथ सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ में। और उसमें क्वेश्चंस किस किस प्रकार के होंगे भाई? ठीक है, इस पीवाई क्यू की सीट में या फिर ये टाइप वाइज जो सीट है इसमें आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि स्पॉट द एरर वाले। ठीक है, एरर डिटेक्शन के। दूसरी बात यह है, इसमें आपको एरर डिटेक्शन के साथ साथ इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे आपके इंप्रूवमेंट के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिसको बोल देते हैं हम, इंप्रूवमेंट। ठीक है, और तीसरा जो टाइप मिलेगा वो मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो यानी कि तीनों तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जब आप इतना सब कुछ कर चुके होगे, ठीक है, तो आपका किसी भी चैप्टर के लिए जो अंतिम स्टेप होगा वो मिलेगा ऑनलाइन चैप्टर टेस्ट। ऑनलाइन चैप्टर टेस्ट। ठीक है, यानी कि हर चैप्टर का एक टेस्ट होगा। पहले ही बता देता हूं कि इस टेस्ट में 100 क्वेश्चंस आपके लगभग मिलेंगे। अब देखो, जैसे मान लीजिए कुछ चैप्टर आपके बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन टैग, तो ऐसे चैप्टर में 100 की जगह पे 50 क्वेश्चन भी हम रख लेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही होगा। ठीक है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है, एक बार देख लेते हैं भाई नेटवर्क क्या गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, वीडियो चल रही है। कभी कभी इंटरनेट इश्यू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, चैप्टर टेस्ट होगा भाई 100 क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिस में जो अंतिम स्टेप आपका आता है वो आएगा एक यूनिट टेस्ट हम आपको लेंगे ऑनलाइन, वो भी। ठीक है, ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। इस यूनिट टेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? ठीक है, पहली बात, इसमें आपको हर 4 चैप्टर के मिलेंगे। तो टोटल 4 चैप्टर का मिला के बनाएंगे, टोटल 4 चैप्टर्स। कोई भी 4 चैप्टर उठाए, 4 चैप्टर को मिक्स करके। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे भाई? तो 200 क्वेश्चन का आपका यूनिट टेस्ट मिलेगा।
ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ में मैं आपको ये बता देता हूं कि जितने जैसे जो क्लास नोट्स होते हैं ना भाई, तो वो आपको सारे के सारे मिलेंगे। तो क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जिनकी मदद से आप रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। साथ साथ में जितनी भी आपको सीट ये जो मिल रही है ना, वो सारी की सारी सीट ऐसे मिलेंगी जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंटेबल सीट्स मिलेंगी। जितनी भी सीट्स मिलेंगी वो प्रिंटेबल सीट्स होंगी आपकी, ठीक है, सारी की सारी सीट्स प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेंगी। ये तो थी भाई बात ग्रामर की, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन में भी डाउट रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन के बारे में भी बता देता हूँ। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आज की भी देखो एक डेमो क्लास है, जो मंडे की हमारी क्लास होगी वहां से प्रॉपर क्लास होंगी, आज के बाद में कोई डेमो आपका नहीं लगेगा, है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन में आप सभी जानते हैं कि मुख्यतः 3 सेक्शन पाए जाते हैं। एक जिसको आप पैसेज के नाम से जानते हैं, अनसीन पैसेज जिसको हम बोल देते हैं। दूसरा जिसको आप क्लोज टेस्ट के नाम से जानते होंगे, या पहले हम PQRS या सेंटेंस रीअरेंजमेंट लिख देते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को बच्चे PQRS के नाम से काफी सारे जानते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ाया जाएगा भाई। और तीसरा नंबर जो है वो है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, हर चीज पढ़ाई जाएगी। रोज मैं आंसर नहीं करूंगा कि सर PQRS कब होगा या कौन सी चीज कब होगी, मैं आज ही बता देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट चीज जो मैं कराऊंगा वो आपका पैसेज होंगे, और पैसेज की बहुत सारी क्लास चलेंगी, बहुत सारी, हो सकता है 30 क्लास भी हो जाएं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कितनी क्लास क्यों दे रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से क्लास दे रहा हूं। इतनी क्लास इसीलिए दे रहा हूं कि पेपर में सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी रहेगी। सबसे पहले इसको करेंगे, नंबर 2 पे हम PQRS करेंगे, और नंबर 3 पे हम क्लोज टेस्ट करेंगे भाई, ठीक है। इनका जो लेवल रहेगा, तो लेवल भाई 0 से शुरू करेंगे तीनों ही चीजों को, 0 से और एकदम हीरो लेवल तक हम जाएंगे, 0 टू हीरो लेवल एकदम चलेंगे पूरे के पूरे तीनों ही चीजों का, ठीक है। डेली की डेली आपकी जो क्लास होगी उसमें जब पैसेज हम देंगे तो उसमें से वोकैब भी आपको साथ साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, वोकैब की चीजें भी साथ साथ चलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं भाई। और रही बात वोकैब की, तो वोकैब में भाई सब चीजें पढ़ाएंगे, और वोकैब की क्लासेस भी आपके अगले वीक से ही शुरू हो जाएंगी। पहले कॉम्प्रिहेंशन चलेगा 3 दिन, और लास्ट के 2 दिन वोकैब। कॉम्प्रिहेंशन 3 दिन इसलिए चलेगा क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में भी वोकैब शामिल रहेगी, तो इसीलिए प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन में आपको वोकैब भी मिलती रहेगी भाई। ये सारी चीजें हैं, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी अब आ जाते हैं भाई सीधे सीधे आपके पढ़ाने पे, कि कौन सी चीजें आज हमें देखनी है। देखो भाई आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है भाई, देखो सेंटेंस बनाने के लिए आपको 2 मुख्य चीजें चाहिए होती हैं। एक सब्जेक्ट चाहिए, अगर आपके पास में सब्जेक्ट नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। एक तो आपको मुख्यतः क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप इसको बोल सकते हैं वर्ब चाहिए, या फिर आप इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड टर्म में जाएं तो आप प्रेडिकेट बोल सकते हैं, ठीक है, प्रेडिकेट चाहिए। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये मिलके बनाते हैं एक सेंटेंस। और सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस को अगर हम हिंदी में जाने तो शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह। बेटा सार्थक का मतलब है कि वो समूह ऐसा हो जिसका कुछ मीनिंग मिले, जिसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब हो, सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और मीनिंग हो। तो सेंटेंस होने के लिए 3 कंडीशन आपकी जरूरी है भाई। पहली बात यह है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई वर्ब होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि उसका अपना एक मीनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर मीनिंग नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है। तो मीनिंग होना जरूरी है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बोलूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा रोहन प्लेज क्रिकेट।
देखो भाई, ये सेंटेंस एकदम सही है। क्यों सही है, इसकी कंडीशन देखना भाई। पहली कंडीशन आपको क्या बतलाई गई थी? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि उसका एक सब्जेक्ट हो। तो हम रोहन को क्या कह देते हैं भाई? सब्जेक्ट कह देते हैं। अच्छे से समझाऊंगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको बतलाई गई थी कि एक वर्ब होनी चाहिए। तो आप इस प्ले को देखोगे तो ये क्या है? अपने आप में एक वर्ब है। दूसरी कंडीशन हो गई। इसका मीनिंग बनता है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग बनता है कि रोहन क्रिकेट खेलता है। क्या ये चीज पॉसिबल है कि रोहन क्रिकेट खेले? बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि इसका एक अपना मीनिंग भी है। अगर इसका मीनिंग भी है, इसका मतलब है, अगर इसका एक मीनिंग भी है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस की तीनों क्वालिटी को भरता है, पहली वाली को, दूसरी वाली को और तीसरी वाली को। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। आगे हमने एक और चीज देखी इसी सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिखा, रोहन। अच्छा, एक चौथी भी बात लिख लेना सेंटेंस इसमें, चौथी बात ये लिख लेना कि इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए भाई। चौथा पॉइंट ये लिख लेना इसमें कि एक स्ट्रक्चर भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एक जैसे मैंने लिखा, रोहन सैड। भाई देखो, सैड कोई वर्ब नहीं होती है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और आप कहोगे रोहन दुखी है, तो यहां से मीनिंग भी आपको समझ आ जाएगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि रोहन दुखी है। लेकिन क्योंकि वर्ब नहीं है बेटा, क्योंकि वर्ब गायब है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये कभी भी आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। एक सेंटेंस जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा क्रिकेट, क्रिकेट प्लेज रोहन। अब आप यहां पे एक चीज पाओगे, देखो भाई, बहुत शानदार ढंग से एक चीज समझ आ जाएगी आपको। ये देखो, क्रिकेट आपका सब्जेक्ट है और प्लेज आपकी वर्ब है और रोहन आपका ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है बेटा। क्यों गलत है? इस सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है कि क्रिकेट रोहन को खेलता है। क्या ये पॉसिबल चीज है? क्या ये सही चीज है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये मीनिंग है? ये मीनिंग ही नहीं है। अब की बार क्योंकि इस वाले सेंटेंस में बाकी सब चीजें तो फुलफिल हो पा रही हैं, लेकिन मीनिंग नहीं बन पा रहा है। क्या ये सही मीनिंग है कि क्रिकेट रोहन को खेलता है? नहीं, इसकी मीनिंग गलत है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। क्योंकि इसकी मीनिंग गलत है, इसीलिए सेंटेंस गलत है। जस्ट एक मिनट सर, नमस्ते। ठीक है, तो ये मीनिंग की वजह से गलत हो गया। तो भाई एक बात बताइएगा, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है? ये बात क्लियर हो गई भाई। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, मीनिंग चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए। आप कहोगे सर स्ट्रक्चर का मतलब? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी, एक सेंटेंस और लिख देते हैं जिससे कि आपको एक और बात क्लियर हो जाए। हमने लिखा रोहन, हिंदी के हिसाब से रोहन क्रिकेट प्लेज। अब आप कहोगे सर सही तो है, रोहन क्रिकेट प्लेज यानी कि खेलता है। ये तो सब्जेक्ट हो गया जी। ये देखो जी आपकी वर्ब हो गई। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो फिर ये सेंटेंस क्यों नहीं है? बेटा ये सेंटेंस इसलिए नहीं है कि यहां पे सब्जेक्ट भी है, आपको समझ आ गया, आपको वर्ब भी समझ आ गई, वर्ब भी है,
और आपको मीनिंग भी समझ आ गई कि इसका मीनिंग है कि रोहन क्रिकेट खेलता है, लेकिन बेटा यहां पर स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, क्या गलत है? स्ट्रक्चर गलत है। स्ट्रक्चर गलत होने की वजह से ये सेंटेंस गलत है। अब आप कहोगे कि सर फिर सही स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी बता दो। पहली क्लास है इसीलिए ये बेसिक बातें हम सब कर रहे हैं। तो देखो सही स्ट्रक्चर जनरली होता है ये, पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आया करता है, फिर आपकी वर्ब आती है, और इस वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कर्ता क्रिया कर्म, ट्रांसलेशन नरम। कर्ता क्रिया कर्म, तो कर्ता भी होना चाहिए, उसके बाद क्रिया होनी चाहिए, यानी कि वर्ब होनी चाहिए। अब आपको एक पॉइंट और जान लेना चाहिए कि इस वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं भाई। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, इनको आगे और भी डिटेल में देखेंगे। दो भाग वर्ब के कौन से हो सकते हैं? वर्ब को हम कह सकते हैं कि आपके पास में हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और एक आपके पास में मेन वर्ब हो सकती है भाई। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो कि मदद करने के लिए आती है। जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा, एक मेन एक्टर होता है और उसकी हेल्प करने वाले भी कई सारे एक्टर होते हैं, या एक दो एक्टर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मूवी में आपका मेन एक्टर मान लीजिए शाहिद कपूर है, लेकिन मूवी में तो राजपाल यादव भी काम कर रहा है। तो क्या राजपाल यादव एक्टर नहीं है? एक्टर तो है, लेकिन मेन एक्टर नहीं है। मेन एक्टर शाहिद कपूर है और राजपाल यादव आपका हेल्पिंग एक्टर हो गया। यानी कि वर्ब आप कह सकते हैं कि दो प्रकार की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती हैं और एक मेन वर्ब होती हैं। अब यहां पे एक छोटी सी बात आपको जान लेनी है, ये कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है। तो मेन वर्ब हो, ये बात बहुत जरूरी है। बिना मेन वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। हेल्पिंग वर्ब होगी या नहीं होगी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और नहीं भी। तो हेल्पिंग वर्ब का होना मैंडेटरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर ऑब्जेक्ट को पहले लगा दें सब्जेक्ट को बाद में, तो बेटा वो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। पैसिव वगैरह वो सब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है, उसमें किस तरीके से चीजों को करते हैं, वो सब समझेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक बातें समझ रहे हैं। ये जो बेसिक बातें हैं, हो सकता है कोई आप एडवांस्ड सा पॉइंट ढूंढ के लाओ किसी किताब से और मुझे कहो कि सर आपने तो ये कहा था। बेसिक का मतलब होता है जनरली ये स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। जैसे कोई बच्चा मेरे से आके कह सकता है कि सर मैंने लिखा गो देयर, क्या ये सेंटेंस नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल सेंटेंस है। आप कहो कि सर फिर इसका सब्जेक्ट कहां चला गया? बेटा इसका सब्जेक्ट यू है, जो कि अनरिटन है, जो कि लिखा नहीं जाता है। तो आप कहोगे सर फिर सब्जेक्ट तो है नहीं, फिर तो सेंटेंस गलत होना चाहिए। ये बेटा आगे की बातें हैं कि कब बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बना सकते हैं। पहले आपको ये तो पता हो कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है। पहले ये तो पता हो कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है, तभी तो हम ये कह पाएंगे कि देखो कब कब बिना सब्जेक्ट के बना सकते हैं। सबसे पहले ये तो नहीं बताएंगे कि भाई देखो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस आ गया, नहीं ना। तो इसीलिए ये बातें हम तब करेंगे जब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं, तो ये बेसिक में ये सब चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो? बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी आपसे एक बात बताई कि सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है, सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है। और अगर सेंटेंस में देखो एक ही शब्द है वर्ब के अंदर, तो वही अपने आप में मेन वर्ब है। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा शब्द है वर्ब के अंदर, तो एक शब्द मेन वर्ब है, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है बेटा, ये साफ साफ तो लिखा है इसमें, और ऐसी कौन सी चीज है जो साफ नहीं लिखी? मेरे को लगता है ठीक ठाक विजिबल है। अंकित कुमार, क्या सही में हैंडराइटिंग ज्यादा खराब लिख रखा है मैंने? ऐसा तो नहीं है यार, इतना तो विजिबल है। डॉक्टर जैसी हैंडराइटिंग नहीं है, ठीक है थोड़ी उतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं है। अब तो काफी इंप्रूव हो चुकी, साफ दिख ही रहा होगा इतना तो। बताना भाई एक बार सारे बच्चे कि क्या सही में हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब लिख रखी है मैंने? आ जाओ भाई। ये प्रेडिकेट क्या होता है बेटा? देखो प्रेडिकेट सिंपल सी बात ये है, सब्जेक्ट के बाद में आप जो भी लिख दो वो सब कुछ अपने आप में प्रेडिकेट है।
सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में जो भी सब चीजें लिखी गई हैं वो प्रेडिकेट होती हैं। ठीक है बेटा, नहीं ये भी सेंटेंस नहीं है अभिषेक कुमार। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में जो भी चीजें लिख दी जाए, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब आपका प्रेडिकेट का पार्ट होता है। चलें भाई आगे। अगर आगे चलते हैं तो फिर भाई आगे चल के भी देखेंगे चीजें। अब जानते हैं भाई सब्जेक्ट क्या होता है। ये बहुत देर से सब्जेक्ट 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 कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट होता क्या है देखिएगा। सब्जेक्ट क्या होता है ये बात अगर आपको जाननी है तो बहुत सिंपल सी बात है। एक सेंटेंस हमने लिखा, सेंटेंस में हम जिस किसी के बारे में बात करते हैं वही अपने आप में सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में हम जिस किसी के बारे में बात करते हैं वही सब, देखो ये बेसिक बातें हैं, फिर कहूंगा आप एडवांस्ड चीजें ला सकते हैं बीच में, जहां पे आपको कहोगे सर हम तो इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, सब्जेक्ट कैसे हो गया, वो सब आगे की चीजें हैं, लेकिन पहले बेसिक समझिएगा। एडवांस्ड बहुत पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें, पहले बेसिक चीजें समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है कि सब सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। जिस किसी के बारे में बात की गई वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट को हम हिंदी लैंग्वेज में यानी कि हिंदी भाषा में कर्ता के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट को हम कर्ता के नाम से जानते हैं। तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने लिखा राम इज प्लेइंग, भाई इस सेंटेंस में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, राम के बारे में बात कर रहा हूं। अगर राम के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि ये जो राम है यही मेरा सब्जेक्ट है। ये जो राम मैंने लिखा है ये अपना सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या बना यहां पे भाई, राम बन गया। तो इसको हमने इसीलिए हाईलाइट कर रखा है। जैसे हमने कहा दे विल रीच हियर टुमारो, वो यहां पे कल पहुंचेंगे। कौन कल पहुंचेंगे, वो। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो बेटा कोई नाउन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या फिर कोई प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है या फिर कोई प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, नाउन आ सकता है या फिर कोई प्रोनाउन आ सकता है। दूसरी बात यह है, अगर आपको सेंटेंस में चेक करना हो कि कौन सब्जेक्ट है तो बेटा आप हु का रिप्लाई लेके देखना, आपको समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। हु का जो उत्तर आता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। हु का जो आंसर होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो हु का उत्तर जो आएगा वो क्या होगा, अपने आप में सब्जेक्ट का काम करेगा भाई, सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है बेटा, 145 में से 145 नहीं, 135 में से 135 आ सकते हैं, क्योंकि 145 का तो पेपर ही नहीं है। और 145 देखो, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि अगर आपके फुल मार्क्स आते हैं तो जो नंबर है वो 3 के टेबल के होने चाहिए। 145 तो 3 के टेबल का ही नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद है ना, कि जो डिजिट्स का सम है वो भी 3 के टेबल का हो। अब आप जोड़ोगे 5 और 5 10, 10 तो 3 के टेबल का होता ही नहीं है। तो 145 नंबर का पेपर नहीं होता है, पेपर में 45 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और 45 गुणा 3 135 होते हैं। ठीक है, अगला देखो भाई, ये तो हो गया सब्जेक्ट क्या होता है। और एक आपने अभी वर्ड सुना प्रेडिकेट, बेटा कि ये प्रेडिकेट क्या होता है। देखो प्रेडिकेट बहुत सिंपल सी बात है, हम सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं वही प्रेडिकेट है। मैंने लिखा, बेटा व्हाट से भी कभी कभी सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने कहा कि क्या सर सिर्फ हु से ही उत्तर मिलता है। बेटा कभी कभी व्हाट से भी पॉसिबल होता है, लेकिन व्हाट ज्यादातर है आपका जब लगाते हैं जब हम थिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, थिंग्स की बात करें तो व्हाट आ जाता है, और हु आता है जब हम पीपल की बात करते हैं, यानी कि लोगों की बात करते हैं। ठीक है, इंसानों की बात। अरे यार क्या लिख दिया। ठीक है,
बताऊंगा, ये वॉट वाली चीज को भी अच्छे से समझाएंगे, अभी बस थोड़ा सा तसल्ली रखें क्योंकि बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। तो प्रेडिकेट की बात बता रहे थे आपको। बेटा प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं वो प्रेडिकेट होता है। जैसे कि मैंने कहा राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। बेटा किसके बारे में बात करी जा रही है? किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में बात की जा रही है। तो राम आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्ता हो गया। राम के बारे में हम क्या कह रहे हैं? राम के बारे में कह रहे हैं कि वो एक ईमानदार आदमी है। इज एन ऑनेस्ट पर्सन, इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये पूरी बात राम के बारे में कही गई है। जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं वो अपने आप में प्रेडिकेट कहलाती है। ठीक है, आगे दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। बेटा कौन क्रिकेट खेल रहा होगा? दे। तो बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और दे के बारे में हमने क्या बात आपको बताई? दे के बारे में क्या बात हमने की? दे के बारे में हमने कहा कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये पूरी बात विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये किसी के बारे में कुछ बात कही गई है। अगर किसी के बारे में कुछ बात कही गई है तो यही होता है प्रेडिकेट। बहुत सिंपल सी बात समझनी है और कुछ नहीं। बेटा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या अंतर होता है सब समझाएंगे, आगे चलते हैं। अब भाई अभी तक जितना सीखा है उसके बेसिस पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको सिखाए हैं। ये 5 सेंटेंस आपके सामने हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने हैं। जल्दी से पहचानेंगे भाई, जल्दी से। एक बार सारे बच्चे आइडेंटिफाई करो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट। देखो भाई पहला ही सेंटेंस देखेंगे, किसके बारे में बात की जा रही है? हु प्लेज क्रिकेट। हु का आंसर है, और हु का जब भी उत्तर आपको चाहिए होगा तो वो क्या बनेगा? बेसिकली सब्जेक्ट बनेगा। तो विराट आपका सब्जेक्ट हो गया, और विराट के बारे में कहा गया है कि वो क्रिकेट खेलता है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ही लिव्स इन दिल्ली, किसके बारे में बात की जा रही है? ही के, सब्जेक्ट हो गया। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो दिल्ली में रहता है, तो प्रेडिकेट हो गया। जिनको मैंने रेक्टेंगल में बंद किया है वो सब्जेक्ट है, और जिनके नीचे अंडरलाइन है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, हमने लिखा विष्णु लव्स रूपाली। कौन प्यार करता है? किसके बारे में बात की जा रही है? विष्णु के बारे में बात की जा रही है, विष्णु सब्जेक्ट है। विष्णु क्या काम करता है? विष्णु रूपाली से प्यार करता है, विष्णु रूपाली से प्यार करता है, तो ये आपका क्या हो गया? बेसिकली प्रेडिकेट हो गया। आगे हमने देखा लेकिन, बट का मतलब होता है बेटा लेकिन, लेकिन रूपाली कभी उससे शादी नहीं करेगी। अब किसकी बात कर रहे हैं? रूपाली की बात कर रहे हैं, तो रूपाली अपने आप में क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और रूपाली के आगे जो भी हमने आगे कहा वो सारा का सारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। मैंने लिखा आई बॉट अ फैन लास्ट नाइट। हु बॉट अ फोन, मतलब फैन, किसने फैन खरीदा? मैंने। हु का रिप्लाई आई, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद का जितना भी हिस्सा बचा वो सारा का सारा प्रेडिकेट हो गया। आगे हमने देखा सी गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर। किसको गिफ्ट मिला? हु गॉट अ गिफ्ट, हु का आंसर सी, ये हो गया सब्जेक्ट, और बाकी का सारा पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। ऐसे ही हमने लिखा हीरा इज डूइंग हिज वर्क। इसको इज की जगह पे हिज कर लेना भाई। हीरा इज डूइंग हिज वर्क, तो हीरा आपका सब्जेक्ट हो गया। किसके बारे में बात करी जा रही है? हीरा के। हीरा के बारे में क्या कहा जा रहा है? हिज डूइंग हिज वर्क, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मतलब प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। देखो भाई आगे चलेंगे। अब देखो अभी आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं आपसे कह रहा था ना कि टाइप वाइज आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी। तो देखो सीट्स कैसे दी जाएंगी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। जैसे अभी हमने आपको एक चीज पढ़ाई कि भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचानते हैं, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम ऑब्जेक्ट पहचानना भी आपको सिखाएंगे।
तो ये सीट 1 है आपकी, है ना। इस सीट को जब आप देखोगे तो ऐसे करके आपको सीट मिल जाएगी कि भाई ये सीट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें पहचानना है। तो आप इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस होंगे, है ना। देखो ये सेंटेंसेस हैं आपके सामने, इन सेंटेंसेस को देखो और इनमें से आपको सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है ये पहचानना है। ठीक है, ये टोटल आपके कितने सेंटेंस है, 25। ठीक है, इसके बाद में एक एक्सरसाइज आपको और मिलेगी। इसमें इसमें आपको क्या पहचानना है, सब्जेक्ट पहचान लो, ऑब्जेक्ट पहचानो, मेन वर्ब पहचानो और हेल्पिंग वर्ब पहचानो। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अलग अलग पहचानना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई। एक्सरसाइज 2 में आपके कितने क्वेश्चन हैं टोटल, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन है। नीचे अब आपको एक्सरसाइज के सोल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे इसमें ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं थी। इसमें देखो ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, इसमें सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से इस सीट के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। जैसे ये क्लास खत्म होगी आपको तुरंत ये सीट मिल जाएगी। ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 2 जो है इसमें आप देखोगे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। देखो जूम करके दिखा देता हूं, आंसर दे रखे हैं हमने इसमें सीट में, है ना। तो इस तरीके से कि ये देखो हेल्पिंग वर्ब, ये देखो मेन वर्ब, ये देखो सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये देखो हेल्पिंग वर्ब, ये देखो आपका सब्जेक्ट, ये देखो मेन वर्ब। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से आपको इसमें सीट में मिल जाएंगी। इस सीट से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जो आप क्लास में पढ़ के जाओगे वो सारा का सारा आपका कंठस्थ हो जाएगा एकदम। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको एग्जाम में कैसे पूछेगा। बेटा एग्जाम में इतने बेसिक क्वेश्चन पूछेगा क्या? अबे घनचक्कर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बेसिक नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम ये तो इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि जिससे आप सीख जाओ कम से कम पढ़ना। जब आप पढ़ना सीख जाओगे उसके बाद में चीजें आपको बताएंगे कि अब आप इन चीजों को कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बाद में बताएंगे वो चीजें, अभी तो सिर्फ आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है। आगे आ जाओ भाई, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट वो शब्द होता है जो किसी वर्ब के एक्शन से प्रभावित होता है, यानी कि जब वर्ब के बाद में जो शब्द आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। जो शब्द वर्ब के बाद में आता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। जैसे देखो भाई, राम, हु हिट, किसने मारा। हु हिट, हिट का मतलब होता है मारना, हु का रिप्लाई है राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। राम ने क्या किया, जो काम किया जाता है उसको हम कहते हैं एक्शन यानी कि वर्ब। और राम ने क्या किया, मारा भाई, मारने का काम किया। किसको मारा, किसको हिट किया, तो मोहन को। इस हिट वर्ब का फर्क किस पे पड़ रहा है, मोहन पे, तो मोहन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आप व्हाट का या फिर हुम का आंसर मांग के देखना। व्हाट का या फिर हुम का आंसर मांग के देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। व्हाट का या फिर हुम का आंसर मांग के देखेगा तो ऑब्जेक्ट नजर आएगा। व्हाट का जो आंसर होता है वो जनरली थिंग्स होती हैं। व्हाट का जो उत्तर होता है वो थिंग्स होता है, और हुम का आंसर जो होता है वो पीपल होता है, यानी कि लोग होता है। ठीक है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, व्हाट का रिप्लाई, इसको हम कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। घबराना मत नाम जान के, सिर्फ नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो पीपल होते हैं इनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है भाई ये चीज। तो हम कह सकते हैं राम हिट हुम, हुम का आंसर ये है, किसका आंसर है, हुम का, इसीलिए इसको कहा जाएगा कि ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, वॉट, क्या खरीदा, तो क्योंकि ये वट का आंसर है इसीलिए ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट में भी हम या तो नाउन का प्रयोग करते हैं भाई या फिर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ये चीज भी ध्यान रख लेना। तो ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता चल गया तो एक बार इस वाले पूरे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ढूंढ के बताएंगे। जो अभी सेंटेंसेस थे वही सेंटेंस है, बस इनमें अब की बार ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो देखो भाई ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। विराट प्लेज वॉट, क्या खेलता है विराट, तो देखो वॉट का जो उत्तर आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा एक बात और सुन लो यहीं पे, जितनी बार भी आप कभी प्रेपोजिशन लगाओगे,
जितनी बार भी कभी आप प्रेपोजिशन लगाओगे तो प्रेपोजिशन का जो उत्तर आएगा वो हमेशा प्रेपोजिशन के बाद में आपको क्या यूज करना है, उत्तर छोड़ो, प्रेपोजिशन के बाद में आपको हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। तो ऑब्जेक्ट या तो बेटा वर्ब के बाद आता है या फिर ऑब्जेक्ट आपका प्रेपोजिशन के बाद आता है। ठीक है, देखेंगे एक बार यहाँ पे अलग से एक स्लाइड ऐड करके इस बात को समझा देते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो ऑब्जेक्ट की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भाई इंग्लिश में दो चीजें ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, या तो एक वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकती है या फिर प्रेपोजिशंस आपकी ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, प्रेपोजिशंस, जितनी भी प्रेपोजिशन होती हैं उनके साथ में ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। अगर प्रेपोजिशन आएगी तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन जितनी वर्ब बेटा होती हैं इनके साथ में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, यानी कि आ सकता है और नहीं भी आ सकता। दोनों काम हो सकते हैं, नहीं भी आ सकता, दोनों काम। अगर ऑब्जेक्ट आता है भाई तो ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जान लेते हैं। तो अगर मैं कभी टर्मिनोलॉजी यूज करूं ट्रांजिटिव वर्ब, तो समझ जाइएगा कि ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है। और अगर मैं कहूं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, कौन सी टर्मिनोलॉजी भाई, इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो अपना ऑब्जेक्ट ना ले। ऑब्जेक्ट को लेने वाली वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं भाई। ठीक है, हर प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है। आ जाओ भाई, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे यहां पे एक वर्ब दिख रही है, क्या इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है? क्या आप ये लिखोगे ही लिव्स व्हाट, वो क्या रहता है? नहीं कह सकते। क्या आप ये कहोगे ही लिव्स हुम, वह कौन रहता है? नहीं लिख सकते। तो लिव आपकी ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अगर बेटा ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो आप कह सकते हो कौन सी वर्ब है ये? बेटा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव। लेकिन आगे एक प्रेपोजिशन लगा रखी है और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दिल्ली। ठीक है भाई, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दिल्ली। अभी आगे चलते हैं भाई, आगे देखो। विष्णु आपका सब्जेक्ट था, अभी समझाया था। लव आपका एक्शन को दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे, आगे भी वर्ब के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जान सकते हैं कि बेसिक बात क्या है भाई। वर्ब बेसिकली क्या होता है? वर्ब दो चीजें होती हैं भाई। वर्ब के बारे में अगर आपको जानना है तो वर्ब के बारे में इतना समझ लीजिए, यहाँ पे समझा देता हूं एक बॉक्स बना के, कि ये जो वर्ब होती है ना भाई, ये मेनतः मतलब मुख्यतः मेनली दो चीजों को दिखाती है। या तो किसी एक्शन को, किसी काम का एक्शन, या फिर किसी की स्टेट। एक्शन का मतलब होता है भाई कौन क्या करता है, यानी कि कोई क्या कर रहा है, किसी का करना। और स्टेट का मतलब है कोई क्या है, यानी कि किसी चीज का कुछ होना। तो ये दो चीजें ये दिखाती है। तो वर्ब एक्शन को दिखाती है। तो देखो भाई, यहां पे लव जो है ये वर्ब क्यों है? क्योंकि बेटा ये विष्णु का एक्शन दिखा रही है। विष्णु भाई साहब क्या करते हैं? विष्णु भाई साहब करते हैं प्यार। विष्णु भाई साहब को है प्यार, तो विष्णु भाई साहब क्या करते हैं? ये महाशय प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? रूपाली से प्यार करते हैं। विष्णु लव्स हुम, तो बेटा हुम का आंसर है रूपाली, और जो भी हुम का आंसर होता है उसी को कही देते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो रूपाली क्या हो गया भाई? ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि सर ये बट क्या है? देखो भाई, जहां पे दो सेंटेंस दे रखे हों, देखो सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ध्यान देंगे, इसको भी यही समझ लेते हैं। देखो बहुत सारी बेसिक बातें आज ही की क्लास में हो जाएंगी। जब भी कभी भी, जब भी कभी यहां क्या आ रखा हो, अबे रुक जा, जब भी कहीं आपको दिखे
कि एक सब्जेक्ट है और उसके बाद में एक वर्ब है और फिर एक वर्ड है, कोई शब्द, और उसके आगे फिर से सब्जेक्ट है प्लस में वर्ब है। तो बेटा ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये कहलाता है कंजंक्शन। क्या कहलाता है बेटा? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन समझ जाओगे, जो दो क्लॉज को जोड़े। अब आप कहोगे सर क्लॉज क्या होती है? बेटा जो सेंटेंस होता है ना वही क्लॉज है, इतना ही समझ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्लॉज क्या होती है? जहां पे जिसके पास में अपना खुद का सब्जेक्ट या वर्ब हो। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लॉज बोल देते हैं भाई। कहीं पे भी अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे हो जाएं तो उसको क्लॉज बोल दिया जाता है। बेटा आज की क्लास में सिर्फ मैं टर्मिनोलॉजीज आपको बता रहा हूं कि किस टर्मिनोलॉजी का, किस टर्म का मीनिंग क्या होता है। अगर आप मीनिंग सीख जाएंगे, अभी आज की क्लास में ये पढ़ा नहीं रहे, ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करे जाएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अभी मीनिंग तो जान लीजिए कि अगर मैं कंजंक्शन कह रहा हूं तो कंजंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। आ जाओ। तो देखो भाई, तो यहां पे आप देखोगे कि रूपाली एक सब्जेक्ट है, हमने अभी जाना था। हु विल नॉट मैरी मोहित, मतलब हिम, कौन उससे शादी नहीं करेगा? रूपाली नहीं करेगी, तो रूपाली तो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब है, इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब है, ये विल नॉट मैरी आपकी वर्ब हो गई। तो इसका मतलब है कि ये बट आपका जो था वो कंजंक्शन का काम करेगा। अब ये हिम क्या है बेटा? मैरी वर्ब थी, एक्शन क्या करना है, क्या काम करना है? मैरी यानी शादी करने का, और किससे शादी? हिम से। तो हम कह सकते हैं कि ये हिम जो कि हुम का आंसर बन रहा है, किस से? विल नॉट मैरी हुम, और हुम का उत्तर आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बहुत सिंपल सी बात है। देखो प्ले वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट है तो प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है। लिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन है, तो लिव इंट्रांजिटिव है, बहुत सिंपल सी बात। लव वर्ब के बाद में रूपाली उसका ऑब्जेक्ट है तो लव ट्रांजिटिव है। मैरी वर्ब के बाद में हिम ऑब्जेक्ट है तो मैरी भी ट्रांजिटिव है। बॉट आपकी वर्ब है, आपने क्या खरीदा? क्या खरीदा? तो आपने पंखा खरीदा, तो अ फैन आपका ऑब्जेक्ट है। अगर बेटा ये ऑब्जेक्ट है तो बॉट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा आई गो देयर या आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया। आई वेंट टू मुंबई। आप इसको देख के कह सकते हो बेटा क्या वेंट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है? क्या आप ये कहोगे आप क्या गए? नहीं। आप कौन गए? नहीं। आप कहां गए? वही तो कहोगे। तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती हैं वो ट्रांजिटिव, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो इंट्रांजिटिव, सिंपल। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर दिल्ली ऑब्जेक्ट है या नहीं है? बेटा दिल्ली ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो भाई। सी गॉट अ गिफ्ट, सी गॉट क्या मिला उसको? सी गॉट वॉट क्या मिला? क्या का आंसर है गिफ्ट, तो गिफ्ट आपका क्या हो गया भाई? ऑब्जेक्ट। और भाई फ्रॉम आपकी होती है प्रेपोजिशन, और फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हर ब्रदर। आगे देखो, हीरा सब्जेक्ट था, हीरा कर रहा है, क्या कर रहा है? अपना काम, तो हिज वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से पहचान सकते हैं भाई। चलते हैं भाई आगे। अभी हमने आपको वर्ब के बारे में नहीं बताया है, तो वर्ब के बारे में जान लेंगे। अभी वर्ब की तीन बातें बताई थी कि वर्ब के तीन मुख्य काम होते हैं। पहला मुख्य काम वर्ब का क्या है भाई? किसी भी चीज के एक्शन की जब हम बात करते हैं, जब हम एक्शन बताते हैं तो वो वर्ब से बताते हैं। दूसरा, तीन ना रख के दो ही याद रखो, स्टेट, हैपनिंग को बाद में हम पढ़ेंगे कभी, ठीक है। स्टेट तो एक्शन हो और स्टेट हो, हैपनिंग वगैरह जब पढ़ेंगे, जब वर्ब पढ़ेंगे, है ना। तो ये दो काम आपका मुख्यतः वर्ब करती है। वर्ब में एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि भाई वर्ब को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक आपका होता है वर्ब बेसिक, और एक आपका होता है वर्ब एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस्ड। ये जो वर्ब एडवांस्ड होता है बेटा, इसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं। एक जिसको बोल देते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है।
दूसरा जिसको हम बोल देते हैं जीरंड, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, तो वर्ब को 3 हिस्सों में हमने एडवांस्ड वाली को बांट दिया। एडवांस्ड वाली को पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव भाई कुछ नहीं होता है, जब भी टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करा जाए, टू प्लस वर्ब की वी फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो उसी को हम इन्फिनिटिव के नाम से जान लेते हैं। जीरंड बेसिकली वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, V1 आईएनजी जो होती है उसी को हम जीरंड बोल देते हैं। पार्टिसिपल भाई दो होते हैं, एक तो आईएनजी फॉर्म V1 आईएनजी, और दूसरा आपका पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे सर ये थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म ये क्या है, ये सब भी बताएंगे भाई। ठीक है, पार्टिसिपल हमेशा भाई एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं, जीरंड आपका नाउन के तरीके से काम करता है, और इन्फिनिटिव आपका नाउन या फिर एडवर्ब के तरीके से काम करता है। ठीक है, वर्ब एडवांस में इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत है नहीं, कुछ भी नहीं जानना भाई इससे ज्यादा। ठीक है, इतना ही जानना है। अब आ जाते हैं बेसिक वर्ब पे भाई। बेसिक वर्ब को भाई मुख्यतः दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, जिसको हमने अभी अभी आपको थोड़ा सा जिक्र करा था, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है भाई आपकी मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भाई क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और क्या होती है मेन वर्ब, ये बात समझाने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स का यूज करना पड़ेगा। देखिएगा, एग्जाम्पल से अच्छे से चीजें समझ आ जाती हैं। जैसे मैंने लिखा राम प्लेज क्रिकेट, और एक मैंने लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट और राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बेटा, प्रेडिकेट में और वर्ब में क्या डिफरेंस है? वर्ब वर्ब होती है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी आ जाती है, प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, और प्रेपोजिशन भी आ जाती है। जितना सब्जेक्ट के बाद सारा हिस्सा बचा वो सब प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब वर्ब सिर्फ वर्ब होती है, प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा मतलब सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब आ जाता है। ठीक है, आ जाओ भाई। अब आप यहां पे ये देखोगे, देखो यहां पे ये वर्ब है आप सभी जानते हैं, और ये यहां पे वर्ब है आप सभी जानते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब में एक ही शब्द है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, इस बात को मैं यहां पे हिंदी में लिख ही दे रहा हूं। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, तो एक बात बताइए, इस सेंटेंस में वर्ब में एक ही शब्द है। अगर बेटा ये एक ही शब्द है तो ये अपने आप में मेन वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहां पे आप पाओगे कि एक ये शब्द है और एक ये शब्द है। अब यहां पे वर्ब के अंदर दो शब्द हैं। जब वर्ब के अंदर दो शब्द हों तो जो पीछे वाला शब्द होता है वो आपका मेन वर्ब होता है, और जो पहले वाला शब्द होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे कि मैंने लिखा दे हैव डन देयर वर्क, वह अपना काम कर चुके हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही वॉज वर्किंग इन द गार्डन, वह गार्डन में काम कर रहा था। ही वॉज वर्किंग इन द गार्डन। अब आप देखोगे भाई, इन सेंटेंसेस को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, दे सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब है, डन भी आपकी वर्ब है।
क्या कर चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं, तो देयर वर्क आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आपने देखा भाई ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, एक सेंटेंस में मेन वर्ब सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, तो आप लिखोगे कि सर ये जो डन है ये आपकी मेन वर्ब है और ये जो हैव है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव और डन हो गई मेन वर्ब। ऐसे ही यहां देखोगे ये भी वर्ब थी और ये भी वर्ब थी, तो ये आपकी हो जाती है मेन वर्ब, पीछे वाला शब्द मेन वर्ब और जो पहले आया था वो आपका हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करेगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्या सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आ सकती हैं? अब एक घनचक्कर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमेशा एक साथ ही आएंगी, क्योंकि अगर एक शब्द है तो वो मेन वर्ब बन गया, लेकिन शब्द दो हो गए तो एक मेन वर्ब बन जाएगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, जैसे कि एक सेंटेंस और हमने लिखा, आपको समझाने के लिए और सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, हमने एक शब्द और क्या लिखा, एक सेंटेंस, एक सेकेंड रुकेंगे। देखो भाई, एक सेंटेंस मैंने लिखा, दे हैव अ कार, उनके पास में एक कार है। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही वॉज अ पुलिसमैन, वह एक पुलिसमैन था। देखो भाई, दो सेंटेंस हमने लिखे, इनको दोनों को समझेंगे बहुत अच्छे से। देखो अब यहां पे देखो क्या भाई, कार आपकी वर्ब हो सकती है, नहीं हो सकती, तो कार तो आपकी नाउन है, तो वर्ब अकेली ये बची। अगर ये अकेली वर्ब है तो क्या मैं इसको हेल्पिंग वर्ब कह दूं? नहीं कह सकता बेटा। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ तब आती है जब एक मेन वर्ब आ रखी हो। तो दे हैव अ कार में ये जो हैव है, देखो यहां हैव हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन यहां पे हैव को मेन वर्ब बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। यहां पे देखेंगे भाई, ही वॉज अ पुलिसमैन, बेटा पुलिसमैन तो वर्ब हो नहीं सकती है, तो नाउन है, तो इसका मतलब है वॉज अकेली वर्ब बची। और अगर ये वर्ब अकेली है तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसको क्या बनना पड़ा, मेन वर्ब बनना पड़ा। तो ऐसे हम कह सकते हैं। अब एक लास्ट चीज आपके दिमाग में जो और आ सकती है वो ये है कि सर क्या एक जगह पे एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं? जैसे कि एक सेंटेंस हमने यहां पे लिखा, हमने लिखा आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर या द बुक, आई हैव बीन रीडिंग द बुक। अब देखो आप यहां पे कहोगे कि सर ये हैव भी वर्ब का पार्ट है, ये बीन भी वर्ब का पार्ट है और रीडिंग भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहां से आया है, तो ये सब तो आपका वर्ब बना। अगर ये आपका सब कुछ वर्ब है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर ये सब कुछ आपका वर्ब है तो इसका मतलब यहां से हम कैसे पहचाने कि कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन मेन वर्ब। अभी आपको क्या समझाया था, लास्ट का एक शब्द आप मेन वर्ब मान लीजिए। अब यहां पे दो शब्द एक्स्ट्रा हैं, तो बेटा ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। बेसिक बात ये है कि मेन वर्ब, बेसिक बात ये है कि मेन वर्ब एक होगा, बाकी का जो भी हिस्सा बचेगा वो सारा का सारा आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब एक होगा, बाकी का सारा बचा हुआ हिस्सा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब के बाद में बेटा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, प्रेपोजिशन भी आ सकती है, बहुत सारी चीजें आपकी आ सकती हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब होते क्या क्या हैं, कौन सी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब को भी हम दो भागों में बांट देते हैं।
कितने भागों में? 2 भागों में। एक जिसको बोलते हैं प्राइमरी और एक जिसको बोल देते हैं बेटा मॉडल। हालांकि मॉडल में भी सेमी मॉडल, मार्जिनल मॉडल ये सब आते हैं, लेकिन वो बाद में सीखेंगे हम। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती हैं वो 3 होती हैं। एक बी की फॉर्म, एक आपकी हैव की फॉर्म और एक आपकी डू की फॉर्म। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर देती हैं। मॉडल आपके जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सेल हो गया, विल हो गया। सेल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, ईटीसी। ठीक है, ये सब आपके मॉडल हो गए बेटा। ठीक है, तो ये सब मॉडल वर्ब आ जाती हैं। ठीक है, ये सब मॉडल वर्ब हो गई। मेन वर्ब के बारे में आपको भी बता ही दिया। मेन वर्ब में बस आपको फॉर्म्स याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। या एक काम करते हैं, आज सिर्फ यहीं तक रखते हैं, एक बेसिक की क्लास और लगा लेते हैं मंडे को, और प्रॉपर सिलेबस शुरू कर लेते हैं ट्यूसडे से। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वगैरह वो सब भी पढ़ा देंगे, है ना। तो एक क्लास और लगाएंगे भाई बेसिक की, जरूरत पड़ी 2 लगाने की तो 2 और लगा लेंगे। लेकिन क्योंकि हमने आज पूरी चीज़ें कवर नहीं करी हैं, इसीलिए ये जो सीट आपकी अपलोड की जा रही है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1 लगानी है। एक्सरसाइज 2 अब तब लगाओगे जब अगली क्लास हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ एक्सरसाइज 1 को लगाना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 को लगाना है। भाई देखो, बेसिक में एक आधी चीज आपको ऐसी भी लगेगी जो बहुत डीप सी थोड़ी सी लगे, बहुत डीप सी लगे। अभी बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर शुरू आपका ट्यूसडे से करेंगे। तो मंडे को आपकी जो क्लास होगी वो होगी किसकी भाई? बेसिक की। एक बेसिक की क्लास होगी मंडे को और एक कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन मंडे से 100% आपका शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी चिंता मत करो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मॉडल क्या होती है, ये सब आपकी आगे चलेंगी। आज की क्लास में जितना पढ़ाया है उतना आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी एक क्लास और ले लेते हैं बेसिक की, उसमें खत्म कर देंगे, थोड़ी चीजें और बता देंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये सब। तो अगली क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी बेसिक की, और उसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे आपका प्रोनाउन चैप्टर। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगली क्लास के पहले 5 मिनट आज की क्लास के डाउट्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।